शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हां दोस्तों, जो लोग देश के लिए शहीद हो जाते हैं, जो लोग देश के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उनकी स्मृति लोगों के जीवन में, लोगों के जेहन में हमेशा बनी रहती है। और उसी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए जनपद मैनपुरी के कस्बे बेवर में एक शहीद मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। 23 जनवरी से लेकर प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से ये मेला शुरू होता है और ये मेला लगातार सन 1972 से लगातार अब तक आयोजित किया जाता रहा है, अब तक चल रहा है और ये वर्ष ये 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस मेले को। इस मेले की जो भी जिम्मेवारी है, जो भी इसका कार्य संचालन है, वो उसका दायित्व निर्वाह कर रहे हैं राज त्रिपाठी जी बेवर से, जो उसी परिवार के एक सदस्य हैं जिस परिवार के किसी व्यक्ति ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था इस राष्ट्र के लिए सन 1942 में 15 अगस्त के दिन। तो राज त्रिपाठी जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमने उनको आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो राज त्रिपाठी जी, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आपका नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। त्रिपाठी जी, हम जानना चाहेंगे कि जो सन 1942 जो 15 अगस्त का वो घटनाक्रम क्या था, क्या हुआ था उस दिन? जी देखिए, 1942 में ये जो आंदोलन शुरू हुआ है ये एक स्कूल से शुरू हुआ, जो मिडिल स्कूल कहलाता था बेवर में, पुराना बाजार में स्थित है वो मिडिल स्कूल। उर्दू मिडिल होता था, वहां पे कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी पढ़ते थे जी। उन विद्यार्थियों के द्वारा ये मूवमेंट शुरू हुआ। असल में इसके पीछे की कहानी है कि जब ये गांधी जी ने कॉल दी 9 अगस्त को, अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो, तो उस दौरान बेवर में एक अमन सभा बुलाई गई। अच्छा, अमन सभा कहते थे कि जो कलेक्टर और जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनके सम्मान में, अंग्रेजों के सम्मान में वो सभा बुलाई जाती थी। तो उसमें बेवर मिडिल स्कूल के छात्रों ने कुछ गीत गाए जी, जो कलेक्टर आए हुए थे उनके सम्मान में। तो इस पर जब वो बाहर निकले हैं छात्र, चूंकि छोटे छोटे छात्र थे, आप समझ सकते हैं कक्षा 6-7 के जो छात्र 14-15 वर्ष के छात्र थे, जब वो बाहर आए तो बेवर के लोगों ने उनकी बहुत लानत की और ये कहा कि जब जहां सारा देश अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर खून बहा रहा है, वहीं मिडिल स्कूल के छात्र ये इनके प्रशंसा में गीत गा रहे हैं जी। ये जो शब्द थे ये उन बाल मनों पर बहुत बहुत चोट किए। अच्छा, यहीं से वो पूरी भूमिका तैयार होती है 1942 के बेवर के आंदोलन की जी। तो इसके बाद विद्यार्थी केशव कुमार हैं जो शहीद हुए और जगदीश चंद्र त्रिपाठी जिन्होंने इस मेले की नींव रखी है। तो ये सारे लोग, इन्होंने ये तय किया कि अब ये कलंक हमें मिटाना है जी। तो वहां पर उन्होंने एक पर्चे चिपकाए और ये बोला कि 14 को हड़ताल होगी, 14 अगस्त को हड़ताल होगी, पूरा नगर बंद रहेगा। ये पर्चे 12 तारीख को चिपका दिए गए जी। उसके बाद 14 को सारे स्टूडेंट्स मिलके उन्होंने घंटी बजा दी और वहां से निकल के थाने के पास चल दिए। तो जब वो हुजूम स्टूडेंट्स का चला तो उनके साथ नगर के बहुत सारे लोग भी गए। अच्छा, हाँ, और थाने पर जाकर तिरंगा फहरा दिया। अच्छा, 14 अगस्त 1942 को जी। वो वहां पर जो थानेदार आले अली था उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी और ये कहा कि ये लड़ाई तो हम ही बड़ों को लड़नी है और आप तो बच्चे हो, और अगर हम इसमें हमारे बच्चे न होते और नौकरी न होती तो मैं भी आपके साथ होता। अच्छा, उससे पिस्तौल फेंक दी, बच्चे चले आए। बाद में वो फिर 14-15 की रात को वहां पे कर्फ्यू लगा दिया, धारा 144 लगा दी और पूरी तरह से इस पूरे आंदोलन को कुचलने की तैयारी शुरू कर दी जी। परंतु जब 15 अगस्त आया तो 15 अगस्त की सुबह ये सारे छात्र जो है ये इधर उधर से उस स्कूल में इकट्ठा हुए। कैसे भी इधर उधर से आए हैं क्योंकि धारा 144 लगी थी, कर्फ्यू लगा हुआ था। तो वहां पे इकट्ठे हुए और ये कहा कि नहीं, जुलूस तो हम निकालेंगे जी। तो इस पर एक बात हुई कि जगदीश चंद्र त्रिपाठी चूंकि उसके अगुआ थे, उस वक्त नेता थे, तो उन्होंने ये कहा कि लाठी डंडा मत ले चलो, वैसे ही चलता है जी। इस पर कृष्ण कुमार ने बहुत तेज प्रतिरोध किया कि हम अपना अंतिम अस्त्र लाठी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो फिर सबने वो कर दिया और एक नए नेतृत्व का वहां पे जन्म हुआ
तो कृष्ण कुमार के साथ वो पूरा वहां से मूवमेंट शुरू हुआ। जब ये लोग निकले हैं तो बेवर के बाकी सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग निकले और इस जुलूस के साथ सत्याग्रही का ताना पहने गया प्रसाद भारद्वाज चल रहे थे। यानी कि मतलब वो धारा 144 और कर्फ्यू होने के बावजूद भी। जी अच्छा। जी। तो उसमें जो है उसके बावजूद ये सारे लोग वहां से निकले और बहुत बड़ी संख्या में बेवर से लोग आए हैं। बताते हैं कि उस वक्त लगभग 5000 की संख्या में वो जुलूस निकला। जी, जो 1942 की आबादी को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या थी। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने एक तो काम बहुत जबरदस्त किया था। हम आज की डेट में गांधी जी को कैसे भी कह लेते हैं, वो अलग बात है, पर ये एक पूरे देश को एक सूत्र में पिरो के छोटे छोटे व्यक्तियों को जो कभी आजादी के लिए खड़े होना नहीं जानते थे, उन्हें भी एक सूत्र में पिरोकर खड़ा होना सिखाया था। ये गांधी जी की विशेषता थी। यही उस आंदोलन की विशेषता थी कि गांधी जी और सारे नेतृत्व के अंदर होने के बावजूद भी ऐसे आंदोलन 1942 में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। हाँ, जब उस समय देश के सारे नेता जेल के अंदर बंद थे और उस समय लोग अपने आप में स्वतः स्फूर्त नेतृत्व हो रहा था। जी। मतलब अलग अलग सारे लोग थे, उन्हीं में से ये आंदोलन था। तो 15 अगस्त को जब ये लोग निकले तो वहां थाने के ऊपर पहुंचे। तो थाने पर जब पहुंचे तो वहां उनका हल्का इंस्पेक्टर रोहनलाल चतुर्वेदी खड़ा था। उसने पूछा कि क्या चाहते हो? तो गया प्रसाद भारद्वाज बोले गिरफ्तार होना चाहते हैं। तो उसने उनकी कलाई पकड़ ली। अच्छा। गया प्रसाद भारद्वाज जी की जब कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींचने लगा तो थोड़ा सा जो वहां भीड़ थी उसने प्रतिरोध किया और वहीं पर जमुना प्रसाद त्रिपाठी खड़े थे। वो चूंकि पहलवान टाइप व्यक्ति थे तो उन्होंने हल्का इंस्पेक्टर की कलाई पकड़ ली। अच्छा। जब कलाई पकड़ी तो वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कलाई नहीं छोड़ा सका। जब कलाई नहीं छोड़ा पाया तो भीड़ ने थोड़ा लगाड़ दिया, कुछ पत्थर भी गिरे। तो उसने जो वहां तहसीलदार खड़े थे निजामुद्दीन, उनकी तरफ देखा और वो एक सहमति बनी गोली चलाने की, तो वो फायरिंग के आदेश हो गए। अच्छा जी, फायरिंग के आदेश हुए तो अली ने पहली गोली जमुना प्रसाद त्रिपाठी के सीधे एक गोली मस्तक पे मारी। वो उनकी एक गोली लगी, वो वहीं गिर गए। मतलब सीधे माथे पर गोली? सीधे माथे पर गोली मारी है, एक ही गोली उनकी लगी है। ये जब देखा तो कृष्ण कुमार ने वो रिवॉल्वर छीनने के लिए झपट्टा मारा है। और कृष्ण कुमार की उम्र 14 वर्ष है। 14 वर्ष जी, कक्षा 7 के छात्र और 14 वर्ष उम्र। अच्छा। तो वहां उन्होंने झपट्टा जब मारा तो पहली गोली कृष्ण कुमार की बाह में लगी। अच्छा। अब देखिए 14 वर्ष का बालक, आप उस एज को एज्यूम कर सकते हैं कि क्या रही है। और वहां पे एक गोली लगने के बावजूद उसने दोबारा झपटे हो, तब एक गोली पैर में लगी। अच्छा, वो वहां गिर गए। जी, ये थाने की बिल्कुल ठीक सामने ये थाने पर दाहिने साइड की घटना है। वहां से तो दूसरी वो मारी तो पैर में लगी, वो गिर गए। उसके बाद सारी शक्ति समेट के वो रिवॉल्वर के लिए तीसरी झपट्टा मारा है। अच्छा। तो 3 गोलियां उनके पेट में लगी। 3 गोलियां पेट में लगी, यानी कि कुल 5 गोलियां। 5 गोलियां। 14 वर्ष के बालक, आप मतलब क्या दृश्य रहा होगा। 14 वर्ष के बालक के 5 गोलियां लगी हैं। ये तो एकदम से हृदय बता। बिल्कुल बिना शक। तो और वहीं पे सीताराम गुप्त जी, एक नीम का पेड़ था, उसके पास उनके पेट में 3 गोलियां लगी। तो वो वहां पे शहीद हुए। तो थाने के आसपास ये 3 शहादतें उसी दिन हुई, बहुत बड़े पैमाने पर। यानी कि 3 बलिदान उसी दिन हो गए, उसी समय। जी। और वो एक कोइंसिडेंट है कि वो घटना 15 अगस्त 1942 की है, जिसके ठीक 5 वर्ष बाद हम आजाद हुए। तो ये एक वो रहा उस दिन की जो घटना थी। इसके बाद फिर बेवर में बड़े पैमाने पर लोगों पे अत्याचार हुए अंग्रेजों के, एक बड़े पैमाने पर जुर्माना वसूला गया। तो ये सारी आगे की कहानियां जैसे अंग्रेजों के उस समय होती थी वो रही। तो ये उस वक्त की घटना है। तो उस घटना की स्मृति में ये शहीद मेला मनाया जाता है। तो और जैसा कि आपने बताया कि ये सन 1972 से ये शुरुआत हुई इस मेले की, तो इस मेले की शुरुआत की परिकल्पना कैसे आपके मन में आई, आप लोगों के मन में आई? देखिए, चूंकि ये परिकल्पना जगदीश नारायण त्रिपाठी जो उस घटना के चश्मदीद थे, उस घटना में मौजूद थे, शहीद पुत्र थे, क्योंकि उनके पिताजी की उसी घटना में डेथ हुई थी, उसी घटना में शहादत हुई है। तो उस सारी चीजों को देखते हुए वो बाद में पॉलिटिक्स में आए। तो वहीं से वो एक वो है ना, जो अभी आपने शुरुआत करते हुए एक शेर पढ़ा है, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। यहां से वो परिकल्पना साकार हुई। अच्छा। उससे सोचा गया और फिर 15 अगस्त 1972 को इस शहीद मेले की नींव रखी गई। जी। फिर कालांतर में यह हुआ कि 15 अगस्त को बारिश बहुत होती थी, तो इसे फिर
जनवरी में ले आए कि जनवरी का मौसम ठीक होता है, तो 23 जनवरी से मेला शुरू हुआ और ये फिर 1 दिन से 3 दिन, 3 से 7 दिन, 7 से 15 दिन और आज ये 19 दिन के मेले में परिवर्तित हुआ है। अच्छा। जो देश में एक अपने आप में सबसे बड़ा मेला है शहीदों के नाम पे इस तरीके का आयोजन। निश्चित रूप से ये तो एक बहुत बड़ी बात है। तो जो मेले का जो आयोजन स्थल होता है तो वो वहाँ एक ग्राउंड है जिसे रामलीला ग्राउंड बोलते हैं। हाँ। उसके ऊपर पूरे मतलब वो उस विद्यालय के आसपास नहीं, विद्यालय के आसपास। विद्यालय एक्चुअली वो जो है बस्ती के अंदर है। अच्छा। और ये जो है ये इसके चूंकि मेले जैसी चीज है तो उसके लिए बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है। तो जहाँ पे रामलीला लगता है उसी जगह पे शहीद मेला लगता है। और आपको एक बात और बताऊं कि इसी के उस पे शहीदों की यादों की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए एक शहीद मंदिर का निर्माण किया है। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत मतलब एक बिल्कुल अनूठी पहल है जी। देश में इस टाइप की पहल जहां एक मंडप के नीचे 26 क्रांति योद्धाओं की प्रतिमाएं हों, ऐसा अभी तक मेरे सुनने में नहीं आया पूरे देश घूमने के बावजूद भी। तो वो एक मंडप में है 26 क्रांतिकारियों की। जी। उसमें जो है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, शहीद हैं। उसमें मैनपुरी जो षड्यंत्र केस आपने सुना होगा, तो मैनपुरी षड्यंत्र केस के अगुआ गेनालाल दीक्षित जो बाह के रहने वाले थे वो भी वहां पे हैं। और बहुत सारे लोग हैं अलग अलग उसके, मैनपुरी के नहीं है, बाहर के भी बहुत सारे। तो वो 26 लोगों की प्रतिमाओं के साथ एक शहीद मंदिर स्थापित है। इनके पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को उन लोगों की विषय में अवगत करा सकें। हाँ, निश्चित रूप से हम जिस आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो वो आजादी हमें किन लोगों के कारण मिली, किन लोगों के बलिदान से मिली, ये हमारी नई पीढ़ी को ये महसूस होना चाहिए। बिल्कुल। असल में सर देखिए, हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने उन क्रांतिकारियों को देखा है। हाँ। और जाने के और जो पीढ़ी अब आ रही है उसने उन्हें नहीं देखा है। बिल्कुल। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बीच की कड़ी के लोग हैं। जी। हमें वो वहां से की सारे विचार, उनकी सारी चीजें जो मैंने देखी हैं वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम एक कड़ी है। अगर आज हमने उन चीजों को शिद्दत से नहीं निभाया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो समझना बहुत मुश्किल होगा। तो राज त्रिपाठी जी, इसमें जो शहीद जो हुए थे उसमें शायद आपके एक बाबा भी थे। जी, बाबा थे। अच्छा। तो उनका नाम आपने क्या बताया? जमुना प्रसाद त्रिपाठी। जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी। उस समय उनकी उम्र क्या रही होगी? 40 वर्ष। 40 वर्ष के। अच्छा। 40 वर्ष थे। और सीताराम गुप्त जो है वो 42 वर्ष के थे। और विद्यार्थी कृष्ण कुमार मात्र 14 वर्ष के थे। मात्र 14 वर्ष के थे। ये मैं भी जब बहुत सारी चीजों को देख रहा हूँ तो मुझे 11 और 12 वर्ष के बच्चे भी मिले हैं जिनकी शादी हुई है। जैसे उड़ीसा के एक बाजी राउत थे, मात्र 12 वर्ष की उम्र है। बिल्कुल। तो ऐसे ये अनगिनत शहीद हुए हैं। तो कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं, हम आजादी की जिस हवा में सांस ले रहे हैं तो वो हमें कितने मुश्किल से मिली है, कितने सैकड़ों हजारों लोगों के बलिदान से ये प्राप्त हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से तमाम लोगों के, तमाम बलिदानियों के नाम तक हमको नहीं पता है। जी, बिना शक। अभी हम हमारे जो अगर इस इतिहास को देखते हैं तो ये संख्या लाखों में है। 3.5 लाख कहता है कोई, 4 लाख कहता है कोई, 6 लाख कहता है, इस टाइप से संख्या लाखों में है। परंतु अभी जब हमारी डिक्शनरी ऑफ मार्टायर्स कहें जो अभी लॉन्च हुई है, जिसे 2009 से शुरू किया था रजनीश शुक्ला जी ने जो संस्कृत विभाग से हैं, तो वहां से वो डिक्शनरी ऑफ मार्टायर्स अभी आई है, उसमें 14,000 है। जी। और इससे पहले जब 1969 में जो एक हुज हू ऑफ इंडियन मार्टायर्स ये बुक आई थी पीएन चोपड़ा जी की, तो इसमें लगभग 10-11 हजार शहीद थे। तो अभी तक हमारे पास जो नोन शहीद हैं वो इतने ही है। अब 14,000 की हम बात कर सकते हैं कि 14,000 हमारे पास नोन है। 14,000 में भी जो हम इतिहास के पन्नों में जो पढ़ते हैं वो तो मतलब कुछ सैकड़ों में ही जो दर्ज हैं और जो हम केवल उन्हीं के नाम जानते हैं। तो मैं अभी देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर तमाम उन अज्ञात शहीदों, क्रांतिकारियों, बलिदानियों के बारे में लोगों को जानकारी देने का स्तुत्य प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, असल में जब परिवार में कोई चीज शुरू होती है और परिवार की कोई हिस्ट्री होती है तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं एक्चुअली पेशे से इंजीनियर हूं। अच्छा। तो हालांकि अब जॉब छोड़ चुका हूं, पूरी तरह से इसी मिशन को समर्पित हो गया हूं। बिल्कुल। पर मैं 91 से शहीद मेले के अंदर आ गया। अच्छा। पर बचपन से ही मैंने वो सारे माहौल देखे हैं
बिल्कुल। और उन माहौल के साथ ताऊजी के साथ चूंकि बहुत ज्यादा रहा, तो उनका प्रभाव मेरे जीवन पे बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया, और इसके साथ साथ काकोरी के जो क्रांतिकारी रहे हैं, शिवदा रहे हैं, या रामकृष्ण खत्री हैं, इस टाइप की जो प्रेम किशन खन्ना है, इन लोगों को से मेरी बातचीतें भी हुई। मैं उनसे मिला हूँ, भले ही उस वक्त छोटा था, हाँ। उतनी समझ नहीं थी, नहीं, लेकिन जो उनसे मिला तो वो चीजें अंकित तो हो जाए, जुझारूपन भी देखा है। बिल्कुल, वो बुजुर्ग थे, पर उस वक्त भी उनकी आवाज की कड़क, उनकी चीजों को समझने की स्थिति, उनकी चीजों को अप्रोच करने की स्थिति, वो क्रांतिकारीपन उनकी चीजों में लास्ट तक झलकता था। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, वहां से फिर ये हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ा काम है इन्होंने जो किया है। हम आज की डेट में उस चीजों को अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके तो मेरा ये जीवन सफल होगा। इन चीजों को लेके ये एक मिशन शुरू किया गया। और अभी जो आप बता रहे थे कि डेली जिस दिन भी किसी का शहादत या पुण्य स्मरण होता है या जन्म जयंती होती है, उस दिन मैं एक पोस्टर डालता हूँ जी। तो जैसे आज पिंगली सीतारमैया का है, तो आज का जो दिन है, तो इस तरीके से ऐसी चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये सारी जानकारियां लाने में तो बहुत मेहनत लगती है, तो ये जानकारियां आप कैसे, कहां से, कैसे कलेक्ट करते हैं? असल में अब बहुत लंबा समय हो गया है जी, तो अब मैं भी नहीं कह सकता हूँ कैसे करता हूँ, हाँ। पर बहुत लंबे समय से जो चीजें संग्रहित की हैं, मेरी अपनी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है जिसमें शहीदों से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। ऐसी भी किताबें हैं जिन्हें अगर हम छू लेते हैं तो पन्ने फटने लगते हैं। तो वो सारी चीजों को, उनको पढ़ना लगातार जब पढ़ते रहते हैं, आप 10 साल पढ़ते हैं, तो वो दिमाग पर कहीं ना कहीं एक अपनी छाप छोड़ती हैं और वहीं से ये चीजें निकलती हैं। जी जी। तो आजकल जो मैं लिख रहा हूँ वहीं से चीजें आती हैं और वो फिर लगातार उस पर चलता है। और जब आप यहाँ बता रहे हैं तो अभी शहीद मेले के ये 50वां वर्ष है, स्वर्ण जयंती वर्ष हम मना रहे हैं जी। अब 51वां जो मेला है, असल में अभी एक चीज और तय की है कि अभी तक हम बेवर में थे, तो बेवर से वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। बेवर एक छोटी जगह है जी, वहां 50 वर्षों से वो मैसेज दिया गया है। इसके बाद अब अगला चरण शुरू हो रहा है। जब हम 50 कर चुके हैं, 50 के बाद 51वां मेला जो है वो तेलंगाना से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, असल में सारे देश में अब शहीद मेलों को ऑर्गेनाइज करने की एक तैयारी शुरू करी है। अच्छा, उसी में 51वां मेला तेलंगाना से शुरू कर रहे हैं, जो विजयवाड़ा में होगा अक्टूबर में। तो ये तेलंगाना ही क्यों चुना? तेलंगाना इसलिए चुना कि तेलंगाना की हम टीम पहले बना पाए। अच्छा, और दूसरे बेवर से जब हम निकले तो हमें ये देखना था कि ऐसे तबके तक भी पहुंचे जो तबका अब तक थोड़ा सा अलग रहा है। अब तेलंगाना में अल्लूरी सीताराम राजू है जो आदिवासी है, और उन्होंने वहां के आदिवासियों को जोड़ के अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जबरदस्त संघर्ष किया था जी, जी। एक तो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चले, बिल्कुल, वहां भी पहुंचे, क्योंकि नहीं तो ये जो आपने जो इस तरह की रूपरेखा बनाई है कि पूरे देश में शहीद मेले आयोजित करने की, तो मतलब प्रतिवर्ष अलग अलग जगह करेंगे या कैसे करेंगे? नहीं, इसमें क्या है कि प्रतिवर्ष 6-7 जगह को चिन्हित कर रहे हैं। अच्छा, तो वहां पर उनकी स्थापना होगी, वहां की अपनी टीमें होंगी, मेला आयोजन वही करेंगी। मेरा अपना होगा कि मेंटरशिप देके उनको उन चीजों को खड़ा कर देना। तो इस तरीके की वही वहां पे है जिसमें साउथ की जो इंडस्ट्री है उसके बहुत सारे लोग हैं और बल्कि एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं 3 दिन का। अच्छा, वहां पर तो वहां हो जाएगा। तो वो टीम उसको मेरा होगा कि उनको मेंटरशिप देना, डाटा देना, चीजें करना, वहां जाके उन्हें मैनेज करवा देना, जो आगे जाके फिर चीजें अपने आप खड़ी हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो शहीद मेला इंडिया करके एक संस्था बनाई है, उसके तहत सारे लोगों को जोड़ लिया है और वो अलग अलग टीमें खड़ी करके। सबसे बड़ी बात यह है कि पहल करने की बात होती है और आपकी संस्था, आप विशेष रूप से आप ये पहल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और स्तुत्य है ये। और इसी क्रम में वहां जाएंगे, वहां से फिर हमें इंदौर, अच्छा, इंदौर को चूज किया है। इसी क्रम में हम झांसी जाना है, झांसी में भी एक शहीद मेले का है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर पंजाब में भी जा रहा हूँ। पंजाब में भी एक शहीद मेले का आयोजन होना है जी, तो जी। ये अभी पंजाब गया था तो उसका उद्देश्य एक ये भी था कि अच्छा, वहां पर एक टीम को खड़ा किया जाए और वो टीम जो है वो शहीद मेले को, क्योंकि असल में शहीद मेला ही क्यों, कई बार आप जब कह रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि शहीद मेला ही क्यों, जब अगर ये करना है तो बहुत सारे माध्यम में और भी कर सकते हैं। पर शहीद मेला इसलिए कि जो मेले का फॉर्मेट है वो, उससे हमें मैसेज पहुंचाना आसान होता है। बिल्कुल। दूसरे, वो जो शेर है उसमें मेले का जिक्र है।
तो हम उस शेर से लेके, उस शेर का मतलब है उन क्रांतिकारियों से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां से लेके चूंकि हमने वही परिकल्पना की है तो उसी फॉर्मेट को चूज कर रहे हैं। वैसे तो कुछ नहीं, हम वार्ताएं भी आयोजित कर सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं, मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, हम विद्यालयों में जा सकते हैं, विद्यालयों में जाके लेक्चर्स दे सकते हैं, पर ये सारी चीजें हमें एक सीमित दायरा देती हैं। पर मेले का जो फॉर्मेट है उसका दायरा बहुत लंबा है, बिल्कुल, उसमें हम किसी भी रूप में मैसेज दे सकते हैं कि जब कोई घुसता है तो उसका फर्स्ट स्टेप अंदर होना, फिर उसे शहीद दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर वो अगर वहां पे किसी भी मूड में आया है, पर अगर उसे 10 बार शहीद दिख जाते हैं तो निश्चित रूप से मतलब एक जहन में एक ये बात आती है, हम यहाँ क्यों आए हैं, किस पर्पस से आए हैं। ये शहीद मेले के नाम से ही, शहीद मेले के नाम से ये लगता है कि हाँ आखिर मतलब ये क्या है, हाँ क्या है। तो निश्चित रूप से लोगों को जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा बलवती होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम ये आयोजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो आप इतने 50 वर्षों से इस मेले का आयोजन कर रहे हैं, तो शासन या प्रशासन के स्तर से आपको इसमें कुछ सहयोग मिल पाता है? देखिए, शासन प्रशासन किस तरीके से काम करते हैं आपको पता है जी। सहयोग तो मिलता ही है, वरना 50 वर्ष नहीं होते जी, ये इसमें कोई शक नहीं। सहयोग कहीं ना कहीं तो रहता ही है, तो बिना सहयोग के आप काम नहीं कर सकते, ये बात सही है। हाँ, परंतु शहीदों के नाम पे बहुत कुछ सरकारों ने नहीं किया है जी। ये भी कह सकते हैं कि जैसे अब मान लीजिए भगत सिंह की बात करते हैं, तो एक अभी आपने देखा होगा कि बहुत वायरल हुआ कि भगत सिंह को सरकारें शहीद नहीं कह पाती हैं। हालांकि मैं इससे उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि पीएन चोपड़ा की जो किताब है वो पब्लिकेशन डिवीजन से निकली थी 1969 से और 73 के बीच, उसमें भगत सिंह को शहीद लिखा है। तो परंतु जब हम आरटीआई के तहत बात करते हैं, जो अभी वो चला है, तो उसमें नहीं कह पाती है, वो व्यवस्था भी होती है। चलिए कोई बात नहीं इस बारे में, तो हाँ, लेकिन ये शहीद तो शहीद है, शहीद तो शहीद है, बिना जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपनी जवानी पूरा मतलब न्यौछावर कर दी, तो शहीद तो शहीद है बिना शक कि उन शहीदों से जुड़ी स्मृतियां, उनकी चीजें, उनके सामान जब भी हम देखते हैं तो एक हमें मतलब एक सिहरन होती है, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति होती है। शायद अभी आप पंजाब गए थे, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वहां आपने भगत सिंह के जूते और मैंने शर्ट देखी है, वहां पर शर्ट है। अच्छा, पंजाब में शर्ट है, जूते और घड़ी जो है वो हरदोई में है। अच्छा जी, तो वो असल में भगत सिंह जी जब सेंट्रल हॉल में जा रहे थे बम फेंकने के लिए संसद में, तो उस दौरान उन्होंने अपने जूते, चूंकि उनके जूते जैसे उनका तला जो है वो चमड़े का था जी, तो चमड़े के जूते आप समझ सकते हैं कि वो जब चमड़े के जूते से चलते हैं तो वो आवाज करता है। जब वो आवाज करता है तो भगत सिंह ने जूते इसलिए उतार दिए थे कि अगर वहां जाएंगे तो संसद में मेरा एक वो बनेगा कि जूते आवाज करेंगे तो लोगों की लोगों का ध्यान जाएगा। हाँ। तो उन्होंने अपने जूते उतार दिए और साथियों को, अपने साथी जयदेव कपूर को दे दिए थे और ये कहा था कि मुझे तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी, भविष्य में किसी साथी को हमारी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हो जाएंगे। चूंकि इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इनके बारे में अगर थोड़ा सा और कहें तो आगरा में आपका नूरी दरवाजे पे बिल्कुल वहां पे इनकी बम फैक्ट्री हुआ करती थी। हाँ। तो उसमें अब देखिए एक जज्बा भी बताऊं आपको, जब ये बम बनाते थे तो उस वक्त जो एसिड मिलाते थे उसकी वेपर से कपड़े जल जाते थे, तो ये क्या करते थे, कपड़े उतार के टांग देते थे, फिर बम बनाते थे। और उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि कपड़े अगर जल गए तो हम कपड़े कहां से लाएंगे, चमड़ी है अगर जल जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, वो सही हो जाएगा, वो चाहिए। तो निश्चित रूप से हम बताइए, इतने अभावों के बावजूद भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा, ये एक मतलब एक बहुत बड़ी बात है। तो और जो आपने जैसे चर्चा की, आपने शहीदों, उनके भगत सिंह जी के जूते और वो घड़ी और वो शर्ट, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें देखकर या सुनकर इनके बारे में एक बड़ा रोंगटे खड़े होते हैं। हाँ, तो मतलब ये सारी चीजें, एक कोई म्यूजियम हो, कुछ संग्रहालय हो, ये सारी चीजें वहां होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाह रहे थे कि जो आपने इतने सारे लोगों के बारे में, इतने सारे क्रांतिकारियों के बारे में, इतने सारे शहीदों के बारे में जो जानकारियां एकत्र की हैं, तो वो आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई आपने प्रयास किया, कोई पुस्तक वगैरह कुछ इस तरह का? देखिए, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी तक शहीद मेले पर था जी, शहीद मेले का दूसरा चरण शुरू होता है। अच्छा, मेरी भी जिंदगी 50 से ऊपर हो चुकी है, तो अब मेरा भी दूसरा चरण शुरू होता है। इंजीनियरिंग वाला जो इंजीनियर था वो छोड़ दिया है, वो एक पार्ट हो गया, अब अगला पार्ट एकेडमिक शुरू हुआ है।
जी। तो इसमें मैंने 2 पुस्तकें मेरी अभी लाइनअप है, प्रिंट नहीं हुई है पर अभी उन्हें लाइनअप है, जिनमें एक 500 शहीद जो आप देखते हैं ना, ये पोस्टर्स आते रहते हैं, तो ये उसी की तैयारी का हिस्सा है। वहीं से चीजें चलती रहती हैं। तो 500 शहीदों के नाम से वो 500 शहीद उस पुस्तक का नाम हुआ, और उसे मैं लॉन्च करने की तैयारी में हूँ। आगे देखते हैं, वो कंप्लीट हो जाए फिर उसे देखता हूँ। तो बहुत जल्दी ही वो भी सामने आएगी। और उसके साथ साथ एक अंडमान को लेकर कुछ चीजें चल रही हैं। अंडमान का जो जिस तरीके का भयावह है, सेलुलर जेल एक राष्ट्र तीर्थ घोषित किया है गवर्नमेंट ने इसको। जी जी जी। पर अंडमान की भी स्थिति यह है कि वहां पे 7 तो उसकी भुजाएं हुआ करती थी, आज 3 ही बची हैं। जी जी। तो वो है अब चीजें। अब मुझे वहां जाने का, उस राष्ट्र तीर्थ के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। हाँ, और जिस कोठरी में वीर सावरकर जी को कैद किया गया था, उस कोठरी के भी मैंने दर्शन किए हैं मैंने। तो एक रोमांच होता है, एक लगता है कि उस दौर के लोग कैसे थे जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन त्रिपाठी जी, हम देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको इस संघर्ष के बारे में, उन जीवन मूल्यों के बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है, या मतलब ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको इसके बारे में बताएं। देखिए, शहीद मेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है जी, कि हम कैसे उन युवाओं तक वो बात पहुंचा सकें। जी, तो इसका मुख्य उद्देश्य है। हालांकि इसमें मैं फिर थोड़ा सा तीखा हो जाता हूं कभी कभी, कि इसमें सरकारों का बहुत बड़ा दोष है जी, इसलिए कि वहां पर जिम्मेदारी थी कि लोगों को बता देते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि सब ये चाहते हैं कि भगत सिंह सर के ऊपर बैठ जाएं, सीने के ऊपर चिपक जाएं, पीठ पे चिपक जाएं, पर जहन के अंदर न जाएं। तो वो चीजें जो है, मैं किसी विशेष की बात नहीं करूं, वो सभी का है। कोई भी आता है तो सत्ता को भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नहीं होते, तो वो शहीदों को कैसे प्रमोट कर पाए? वहां पे ये समस्या है, क्योंकि एक चीज भी है। हालांकि मैं समझता हूं कि अब पिछले कुछ वर्षों से सरकारों ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया है। और अदरवाइज आजादी के लगभग जो भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस दौरान हमने काफी कुछ किया है, काफी कुछ हासिल किया है। और पिछले 10-12 सालों से जो आजादी के जो नायक हैं, उन नायकों को पहचानने का काम शुरू किया गया है। देखिए, एक बात इसमें सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका होने के कारण जो उसने चीजों को बहुत हाईलाइट किया। सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव पक्ष हैं, पर पॉजिटिव पक्ष भी बहुत अच्छे, क्योंकि क्रांतिकारियों के बारे में जिस तरीके से जानकारियां सामने आई और वो युवाओं तक पहुंची हैं, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से जी। और आज की डेट में लोगों को ये पता लग रहा है, उन लोगों तक ये बातें पहुंची हैं कि ये परिपेक्ष बदल सकते हैं, पर नाम पहुंच रहे हैं। अब जैसे शहीद मेले की बात करूं, तो शहीद मेले में मैं एक शहीद मंडप बनाता हूं, उसमें 400 शहीदों की जीवनियां लगाता हूं। अच्छा, 400 शहीदों की मैंने 20-22 इनकी जीवनी लिखी है, तो वो लगा देता हूं। तो उससे क्या है, मैं उसके जस्ट बगल में अपना कैंप बनाता हूं, तो उसके बीच में एक पर्दा होता है कि इधर खड़ा हुआ स्टूडेंट मुझे तो आवाज सुनाई पड़े, पर वो ये ना समझ सके कि कहीं वो है। तो उनके जो कमेंट्स सुनता हूं, तब ये लगता है कि मैसेज ठीक है, वो वहां से मैं वो फीडबैक भी लेता हूं। यानी कि पर्पस हल हो रहा है, जिस उद्देश्य के लिए हम ये काम कर रहे हैं, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है। वहां पर जब स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि 14 साल, तब वो कहीं एक ना कहीं उनके मस्तिष्क पे एक आघात आता है, एक चोट आती है, वो थोड़ा सा डेंट आता है कि नहीं, ऐसा ही नहीं था जी, देश ऐसा भी था। फिर वहां से वो सोचते हैं, फिर उन शहीदों के साथ सेल्फी लेते हैं। तो वो सेल्फी और उन सारी चीजों को जो करता हूं, उसका उद्देश्य ये है कि हर वर्ष जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो आपको हर वर्ष जो आप आज करेंगे काम और एफबी पे डाल देंगे, तो आपको 1 साल बाद वो रिमाइंड करा देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हर वर्ष कम से कम उतने समय के लिए वो उस युवा के मन में शहीदों के प्रति एक भावना पैदा करता है। मतलब व्यक्ति के मस्तिष्क में एक चीज जब छवि बन जाती है और वो सोचता है इस बारे में, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए बर मिटने का जज्बा तो आता ही है। हाँ, वही ये देश प्रेम की भावना बलवती होती है, और यही इसका उद्देश्य है जी। और निश्चित रूप से शहीद मेले के आयोजन को लेकर आप जो भी काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अतुलनीय है, स्तुत्य है, और आपका प्रयास वंदनीय है। और ये मेला आप यूं ही लगातार लगाते रहें, हम अपने शहीदों को स्मरण करते रहें, और देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हम उनको हमेशा नमन करते रहें। इसी
भावना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपने शहीद बेले के बारे में, आजादी के मसाल को लेकर चलने वाले उन वीर सेनानियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी सटीक जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।